नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त डॉक्टर जयनारायण व्यास और आप देख रहे हैं खबरदार। दोस्तों, आज की किस्त में हम चर्चा करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है, क्या अभी इसमें चीन भी निशाने पर आ जाए? चीन भी अमेरिका के निशाने पे होगा? सोचिए, एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ चीन है, बीच में है दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल धमनियां में से एक, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसको बोलते हैं। और अब अमेरिका ने ईरान को सिर्फ सैन्य मोर्चे पर नहीं बल्कि आर्थिक रूप से घेरने की तैयारी कर ली है। लेकिन असली कहानी ईरान नहीं है, असली कहानी चीन है। और कैसे असली कहानी चीन है और कैसे युद्ध अब ईरान से विस्तारित होकर चीन की ओर जा रहा है, इसकी बात हम आपसे खुलकर करना चाहेंगे दोस्तों। क्योंकि अगर अमेरिका ईरान की अर्थव्यवस्था की हर जीवन रेखा काटना चाहता है तो उसे सबसे पहले उस देश से टकराना पड़ेगा जो ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और उसके तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। और यही वह बिंदु है जहां ईरान का संकट अचानक बदलकर अमेरिका बनाम चीन की नई आर्थिक लड़ाई के ऊपर मंडराने लगता है। ये बदल सकता है। तो सवाल है, क्या ट्रंप ईरान को आर्थिक रूप से घुटनों पर ला सकते हैं? और इससे भी बड़ी बात और इससे भी बड़ा सवाल, क्या ईरान पर लगाया गया अमेरिकी आर्थिक शिकंजा चीन के साथ एक नए टकराव की शुरुआत करेगा? आज की पूरी कहानी, ये एपिसोड, ये मुद्दे पे है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच का जो टकराव है, जिस तरह से अमेरिका आर्थिक गतिविधियों पे रोक लगा रहा है ईरान की, और चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, तो क्या वो चीन तक पहुंचेगी? क्या युद्ध विस्तृत हो रहा है? पहला धमाका देखिए, अमेरिका का सबसे बड़ा आर्थिक हमला। अमेरिकी प्रशासन ने संकेत दिए कि वह ईरान पर अब तक की सबसे कठोर आर्थिक कार्रवाई करने जा रहा है। अमेरिका का लक्ष्य साफ है, ईरान की अर्थव्यवस्था को मिलने वाली हर महत्वपूर्ण आर्थिक जीवन रेखा को काटना। तेल, बैंकिंग, व्यापार, शिपिंग, वित्तीय संस्थाएं और उन देशों तथा कंपनियों पर भी दबाव डालना जो ईरान के साथ कारोबार जारी रखते हैं। यानी संदेश सिर्फ ईरान के लिए नहीं है, संदेश पूरी दुनिया के लिए है कि अगर आप ईरान की मदद करोगे तो आपको अमेरिका से भिड़ना पड़ेगा। और अमेरिका के जो आर्थिक गत्यावरोध है, जो सैंक्शंस हैं, वो आपके लिए भी फिर सामने खुल के आएंगे। ईरान के साथ खड़े हुए तो अमेरिका की आर्थिक मार आपको झेलनी पड़ेगी, ये संदेश इसमें से निकलता है। अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने भी संकेत दिया है कि वॉशिंगटन इस बार बेहद कठोर रुख अपनाने की तैयारी में है। हल्का फुल्का नहीं, बेहद कठोर रुख अपनाने की तैयारी में है। लेकिन यहीं से कहानी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ईरान अकेला नहीं है। दूसरा धमाका देखिए, ईरान की सबसे बड़ी ताकत चीन है। ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चीन है और ईरान से तेल का सबसे महत्वपूर्ण खरीदार कौन है? चीन है। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में चीन और ईरान के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 10 अरब डॉलर का था। लेकिन कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं है,
ईरान के तेल निर्यात का लगभग 90% तक हिस्सा चीन खरीदता है। ऐसा अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट में बताया गया है। अब सोचिए, अगर अमेरिका ईरान के तेल को दुनिया से काटना चाहता है तो उसे चीन के साथ भी टकराना पड़ेगा। चीन के साथ टकराए बिना अमेरिका ईरान का तेल नहीं काट सकता, और जब तक वो नहीं हो सकता तब तक ईरान की जो खरीदी है चीन की 10 अरब डॉलर थी 2025 के साल में, वो चालू रहेगी। यानी वाशिंगटन का अगला सवाल होगा, क्या अमेरिका चीन को भी सैंक्शन के घेरे में लाएगा? और अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो चीन क्या चुपचाप बैठा बैठा खेल देखेगा? चीन के पास कोई चारा नहीं बचा है। तो अब जाए तीसरा धमाका। चीन को धमकाना आसान नहीं है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन चीन भी कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है। अगर अमेरिका दुनिया की 1 नंबर की अर्थव्यवस्था है, चीन बराबर उनके साथ 2 नंबर पर खड़ा है। चीन ने पहले ही साफ संकेत दिए हैं कि वह अमेरिकी सैंक्शंस का विरोध करता है। बीजिंग का कहना है कि आर्थिक दबाव से ईरान का युद्ध समाप्त नहीं होगा और चीन शांति वार्ता का समर्थन करता रहेगा। लेकिन असली बात यह है, चीन सिर्फ बयान देकर नहीं बैठेगा। अगर अमेरिका प्रतिबंध सीधे चीनी कंपनियों पे, बैंकों पे या ऊर्जा संस्थाओं को निशाना बना के रखेगा तो चीन के पास जवाब देने के कई रास्ते हैं। व्यापार, निर्यात, महत्वपूर्ण खनिज जैसे रेयर अर्थ, आपूर्ति श्रृंखलाएं, और सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी कंपनियों और अमेरिकी बाजार के खिलाफ आर्थिक जवाब। यानी जो आर्थिक हथियार अमेरिका ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, वही हथियार अगर चीन के खिलाफ इस्तेमाल हुआ तो दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आमने सामने आ जाएगी। ये 2 अर्थव्यवस्था का आर्थिक युद्ध, आर्थिक भिड़ंत होगी। चौथा धमाका यह है, ट्रंप की सबसे बड़ी दुविधा, वो चौथा किस्त है। अब सवाल डोनाल्ड ट्रंप के सामने है, अगर चीन पर दबाव नहीं बनाते तो ईरान के खिलाफ सैंक्शन की प्रभावशीलता कम हो सकती है। लेकिन अगर चीन पर दबाव बनाया और चीन को वो अपने काबू में लिया, चीन को भी निशाने पे लिया, तो अमेरिका चीन संबंध फिर से विस्फोटक हो सकते हैं और वह समय भी बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच सितंबर में प्रस्तावित बैठक पहले से ही अमेरिकी चीनी संबंधों का स्थिर करने की कोशिश का हिस्सा है। सितंबर में ये दोनों सज्जन मिलने वाले हैं, शी जिनपिंग और ट्रंप, और वो नहीं चाहेंगे कि उसके पहले इनके संबंध ऐसे हो कि मिलके एक दूसरे का मुंह देख के वापिस आ जाए, तो वो शिखर वार्ता होगी ही नहीं। तो ऐसे में ईरान का मुद्दा इस बैठक पर भारी पड़ सकता है। यानी ट्रंप के सामने 2 रास्ते हैं, ईरान को दबाओ और चीन को नाराज करो। चीन होता है नाराज, होने दो, या फिर चीन को बचाकर ईरान पर दबाव सीमित रखो। और दोनों रास्ते में अपने अपने जोखिम है। ईरान ने जो जवाब दिया है दोस्तों, वो भी उतना ही खतरनाक है। ईरान भी चुप नहीं बैठा है। तेहरान ने चेतावनी दी है कि जो देश अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों में शामिल होगा, उन्हें ईरान दुश्मन मान सकता है। और सबसे गंभीर चेतावनी तो यह है कि अगर पड़ोसी देश अमेरिका अभियान में शामिल होते हैं तो ईरान ने पर्शियन गल्फ से तेल के निकलने पर भी कठोर प्रतिक्रिया की धमकी दी है। जब यह समझने वाली बात अब आती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ ईरान की समस्या नहीं है, वो पूरी दुनिया की समस्या है।
क्योंकि 5वें भाग का ऑयल एंड गैस वहां से पसार होता है जो दुनिया उपयोग में लेती है, क्योंकि इस क्षेत्र से दुनिया के तेल और गैस व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है, 5वां भाग 20%। इस रास्ते में अगर व्यवधान आया तो तेल महंगा, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, महंगाई बढ़ेगी और सबसे महत्वपूर्ण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा। मैं उसमें एक बात और ऐड करूंगा, अमेरिका में आज जिसके लिए काफी रोष है वो प्रति गैलन जो कीमतें हैं गैसोलीन की, गैस की, वो $5 के करीब करीब जा पहुंची है, $1-1.5 से ऊपर जाके। अमेरिकी प्रजा के लिए ये और जो अगर बढ़ोतरी हुई तो काफी खतरनाक होगी डोनाल्ड ट्रंप के खुद के लिए अपने घर में। भारत पर क्या असर होगा जब इतनी सारी बातें हम करते हैं कि अमेरिका पर यह असर होगा, इस पे ये असर होगा, तो हमें जानना चाहिए कि भारत पर क्या असर होगा। तो दोस्तों अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पे हम आते हैं, भारत का क्या? भारत मिडिल ईस्ट से बड़ी मात्रा में ऊर्जा आयात करता है, जानते हैं। अगर हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है, अगर जहाजों की आवाजाही बाधित होती है, अगर इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ता है, अगर शिपिंग कॉस्ट बढ़ती है, तो भारत की इंपोर्ट बिल बढ़ सकती है और इसका सीधा असर हो सकता है पेट्रोल पर, डीजल पर, परिवहन पर, उद्योगों पर, उर्वरक पर, बिजली पर और अंततः आम आदमी की जेब पर। हाल की रिपोर्ट के अनुसार ईरान वॉर शुरू होने के बाद दुनिया के कम से कम 145 देशों में पेट्रोल प्राइसेस में बढ़ोतरी की गई है। इसलिए यह सिर्फ मिडल ईस्ट की कहानी नहीं है, यह कहानी आपके और मेरे घर की रसोई की कहानी भी है, आपकी गाड़ी की कहानी है, आपके बिजली के बिल की कहानी है और भारत की महंगाई की कहानी है, उर्वरक की कहानी है, क्योंकि यूरिया बनाने के लिए जो गैस, जो लिक्विड नेचुरल गैस चाहिए, एलएनजी, वो भारत आयात करता है, मस्कत से आयात करता है, उर्वरक भी आयात करता है। अगर वो मिलना बंद हुए तो इसकी कृषि पे असर पड़ सकती है। वैसे भी अल नीनो की असर देखनी शुरू हुई है और ये साल कृषि उत्पादन 7 से 8% घटेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तभी उसी समय ठीक उर्वरक की कमी, डीजल की कमी कृषकों के लिए एक बहुत भारी मुश्किल बनके उभर सकती है और उसका पूरा बोझ भारत सरकार के ऊपर पड़ सकता है। दोस्तों मैं मानता हूं कि असली युद्ध जो है वो तेल का नहीं, व्यवस्था का है। अब इस पूरे संकट को बड़ा करके देखिए, अमेरिका क्या चाहता है? ईरान को आर्थिक रूप से अलग करना चाहता है। ईरान क्या चाहता है? अपने आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी के लिए टिके रहना चाहता है। चाइना क्या चाहता है? ईरान से व्यापार जारी रखना, लेकिन अमेरिका के साथ सीधा टकराव भी नहीं करना। और दुनिया क्या चाहती है? तेल की सप्लाई बनी रहे, यानी हर खिलाड़ी अपना अपना हित बचाना चाहता है। विभाजन, एक तरफ अमेरिका और उसके साथ जुड़े हुए देश, उनके एलाइज, और दूसरी तरफ चाइना, ईरान और उनके स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स, और बीच में भारत, खाड़ी के देश, यूरोप और बाकी दुनिया। यही इस पूरी संकट का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल डायमेंशन है। ये आप समझ में अगर आता है तो उसका मतलब ये हुआ कि करीब करीब पूरे विश्व को अपनी गिरफ्त में ये ले सकता है। दोस्तों क्या हम एक नए कोल्ड वॉर की ओर आगे बढ़ रहे हैं? शायद लगता तो ऐसा ही है, लेकिन इस बार युद्ध सिर्फ मिसाइल्स और टैंक्स का नहीं होगा। इस बार हथियार होंगे डॉलर, सैंक्शंस, ऑयल, टेक्नोलॉजी,
सप्लाई चेन्स, बैंकिंग सिस्टम और ट्रेड रूट्स। यानी भविष्य का युद्ध शायद बैटलफील्ड पर कम और ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर ज्यादा लड़ा जाएगा। ईरान इस संघर्ष का सिर्फ एक मोर्चा हो सकता है, असल मुकाबला कहीं बड़ा है। अमेरिका बनाम चाइना सामने सामने खड़े हैं इस युद्ध में, वो हमें ख्याल होना चाहिए। अंतिम सवाल दोस्त, अगर आप करते हैं कि तो जीतेगा कौन, तो क्या अमेरिका ईरान को झुका देगा? संभव है कि अमेरिका सैंक्शन की जो इनकी गतिविधियां है उसको लेकर ईरान की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा और बहुत खराब दबाव डाल सकता है। लेकिन क्या इससे ईरान तुरंत झुक जाएगा? यह निश्चित नहीं, क्योंकि ईरान के पास चाइना जैसे साझेदार है और चाइना के पास अपनी आर्थिक और रणनीतिक शक्ति है। ईरान के पास लोग हैं जो शहीद होना चाहते हैं, शहीद होना जानते हैं, यानी कि मॉरल ऑफ द पीपल। अमेरिकी सैनिक पेशेवर सैनिक है, पगार के लिए, अपने पेशे के लिए लड़ने आते हैं। ईरान वॉर जब शुरू हुआ तब दुनिया भर में एक प्रवाह पाया गया था, जो ईरानी था वो अपने देश जा रहा था। क्यों? बोले हमें हमारे लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए, लड़ना चाहिए। तो ये जज्बा जिस देश का है, ये स्पिरिट जिस देश का है, उसको हराना उतना आसान नहीं है। नुकसान सिर्फ चाइना को नहीं होगा, नुकसान पूरी दुनिया को होगा। तेल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, सप्लाई चेन प्रभावित होगी, बाजार अस्थिर होंगे और डेवलपिंग कंट्रीज पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ेगा और उससे भारत अलिप्त नहीं रह पाएगा। इसका क्लाइमेक्स क्या हो सकता है, अंतिम बिंदु कहां तक जाएगा? इसलिए आज की सबसे बड़ी खबर यही है, अमेरिकन साइड से अमेरिका ईरान पर सैंक्शंस लगाने जा रहा है। सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान को घेरने की अमेरिका की कोशिश अब चाइना की आर्थिक सीमा से टकराने लगी है और अगर यह टकराव बढ़ा तो अगला सवाल यह नहीं होगा कि ईरान बचेगा या नहीं, अगला सवाल होगा क्या दुनिया को हम दो आर्थिक खेमों में बांटने जा रहे हैं या दुनिया को हम दो आर्थिक खेमों में बढ़ती हुई देखेंगे? क्या अमेरिका एक और उसके अलाइज एक और चीन, ईरान और उनके अलाइज एक और, इस तरह की परिस्थिति का निर्माण हो सकता है? हो सकता है। समाप्ति में मैं इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि और अगर ऐसा हुआ तो याद रखिए, ईरान का युद्ध सिर्फ ईरान का युद्ध नहीं रहेगा, इसका असर वॉशिंगटन से बीजिंग तक जाएगा, बीजिंग से गल्फ तक जाएगा और गल्फ से सीधा भारत के बाजार और अपनी जेब तक पहुंचेगा। यही वजह है कि आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगली घड़ी क्या होगी और अगली बड़ी खबर सिर्फ तेहरान से नहीं आएगी, शायद वॉशिंगटन से आएगी या बीजिंग से आएगी, और अगर दोनों जगह से एक साथ आई तो पूरी दुनिया को उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। युद्ध की असली कीमत हमेशा युद्ध भूमि पर नहीं चुकाई जाती, कई बार वो पेट्रोल पंप पर भी चुकाई जा सकती है और कई बार घर की रसोई में भी चुकाई जा सकती है, आपकी ट्रांसपोर्ट में, आपके गैसोलीन में, आपके उर्वरक में, कई जगहों पर इस तरह के युद्ध की कीमत आप चुकाते हैं। हम आशा रखें कि वो हद तक ये पूरा मामला नहीं पहुंचे, मगर पहुंचे वो क्षमता जहां तक ट्रंप है तब तक तो कोई इसका सौहार्दपूर्ण उकेल या हल निकले ये नहीं सोच सकता। दो घटनाएं दोस्तों इसके बीच में आपके लिए चिंतन के लिए आपके छोड़ना चाहूंगा। पहली है, नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है और अगर ट्रंप वो इलेक्शन हार जाता है, अभी ट्रंप का जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है
वो करीब 33% तक पहुंच गया है, जो 42% था। मगर बात ये नहीं है, पॉपुलैरिटी रेटिंग कोई भी हो, पार्टी के कमिटेड वोटर्स पार्टी को वोट देते हैं। पॉपुलर रेटिंग का मतलब ये नहीं होता पॉपुलैरिटी रेटिंग का कि अगला हार जाता है। मगर अगर ट्रंप अपनी बहुमत गंवा देता है, जिसकी शक्यताएं अभी तो काफी दिखती है, तो फिर उसी परिस्थिति में ट्रंप के खुद के ऊपर कई लगाम कसे जाएंगे, नकेल कसी जाएगी। एक बात यह भी है कि ट्रंप के खुद के पास इतने पैसे हैं कि वो पूरी रिपब्लिकन पार्टी अपनी जेब में लेकर घूम सकता है। तो ट्रंप आसानी से बहुमत गंवाएगा, ये भी मानने वालों में मैं नहीं हूं। गंवाएगा, चांसेस आर टुवर्ड्स ट्रंप, मगर गंवाएगा ही, ये मैं नहीं मानता। और दूसरी घटना है, इजराइल में अक्टूबर में इलेक्शंस होने वाले हैं। नेतन्याहू के सामने पूर्व 2 प्रधानमंत्री इजराइल के टुगेदर पार्टी करके एक नया मोर्चा बना के लड़ रहे हैं, और अब की बार चांस ये है कि नेतन्याहू चुनाव हार जाएंगे। अगर नेतन्याहू चुनाव हारता है तो नेतन्याहू का स्थान जेल की सलाखों के पीछे होगा। नेतन्याहू इंटरनेशनल कोर्ट में भी, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर क्रिमिनल जस्टिस में भी कई देशों ने, अभी 4 देश और जुड़े उसमें, गुनहगार साबित माना गया है। और कई देशों में नेतन्याहू के जाने पर प्रतिबंध लगे हैं, क्योंकि अगर वो गए तो उनकी अरेस्ट होगी और उसके बाद उन पर कार्रवाई होगी। तो ये 2 जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे इस पे काफी असर डाल सकते हैं। हम आशा करें कि सब चीजें ठीक ठाक चले और वाइजर काउंसिल प्रिवेल्स। अगर नहीं हुआ तो मैं मानता हूं कि विश्व एक ऐसा युद्ध देखेगा जिसमें न गोली चलेगी, न विमान उड़ेगा, न बम चलेगा। हर मोर्चे पे आपको कहीं ना कहीं थप्पड़ मारेगी महंगाई, और वो थप्पड़ खाते खाते आप इतने अधमुए हो जाएंगे कि आप याद करेंगे कि ऐसा नहीं हुआ होता तो अच्छा था। आशा करें ऐसा न हो। इसके साथ ही मैं आपका दोस्त डॉक्टर जयनारायण व्यास आपसे विदा लेता हूं। देखते रहिए खबरदार। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक जो रजिस्टर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया कर लीजिए। इसमें एक पैसा भी नहीं लगता। आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे दबा के आपकी प्रेजेंस रजिस्टर करवा लें, नया वीडियो आते ही आपको फौरन इतला हो जाएगा। आपको एक पैसा भी देना नहीं, एक धेला भी देना नहीं, मगर हमारा हौसला अफजाई होगा। हमें उससे एक हौसला हमारा बढ़ेगा कि नहीं, हमें भी कोई सुनना चाहता है, हमें भी कोई हमारे मत के साथ चलना चाहता है। खबरदार और रियल डिबेट के साथ एक बहुत बड़ा वर्ग जुड़ना चाहता है, जो अभ्यासपूर्ण, तटस्थ और न ये साइड न वो साइड, जो है तथ्य, वो तथ्यों के साथ रह के जो बातें होती है वो बताने वाला चैनल ये खबरदार है, या तो हमारा दूसरा जो गुजराती चैनल है द रियल डिबेट है। तो आप जुड़िए दोनों के साथ। हम आशा करते हैं शीघ्रतम आपके सहकार से हम 1000 का आंक खबरदार में क्रॉस कर जाएंगे, और फिर तो बस रुकना नहीं है, मुड़कर देखना नहीं है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।
वो हो गया अपलोड, हाँ दिखाओ।